नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों शिक्षा शास्त्र के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है यानी एजुकेशन अगर आपका सब्जेक्ट है और बीए के थर्ड सेमेस्टर में आप हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। यानी कि आप दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक और जो मतलब कि ये पढ़ते हैं आप जो है उसका परिप्रेक्ष्य शिक्षा में। ठीक है, तो शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आप पढ़ते हैं जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं जनरली। ठीक है, तो उसका इकाई संख्या 1 आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। इकाई संख्या 1 में दोस्तों कम से कम 4 से 5 चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो उन 4 से 5 चैप्टर को आज की वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास 2027 में पेपर देने जाएं, 28 में देने जाएं, 29 में देने जाएं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सरल भाषा में आपको नोट्स तैयार किया गया है, वो सारे नोट्स मिलेंगे। सभी यूनिट के नोट्स की व्यवस्था आपकी बार की गई है और हर एक यूनिट के जो पीडीएफ तैयार हमने की है उस पीडीएफ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर एक यूनिट के नीचे आपको दिखेंगे। तो उसको भी मैं जैसे मैं यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करूंगा तो उसके नीचे मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा दूंगा। तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा और आप आसानी से चीजों को जान पाएंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट लेक्चर होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। अब आइए सबसे पहले हम सिलेबस को अध्ययन कर लेते हैं कि 8 इकाइयों में आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है और फिर पहली इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। ठीक है, इकाई संख्या 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको थोड़ा सा जानते हैं। इकाई संख्या 1 में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इकाई संख्या 1 में आपको शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है इसको पढ़ना है। दर्शन का अर्थ, दर्शन का स्वरूप, दर्शन की परिभाषा, दर्शन और फिलोसॉफी में क्या डिफरेंस होता है और शिक्षा से दर्शन का क्या संबंध होता है इन सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। दर्शन की तमाम सारी शाखाएं और शिक्षा से इन सभी शाखाओं का क्या संबंध रहा है, ये सब चीजें आज की वीडियो के माध्यम से आप अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई के में आप अध्ययन करेंगे प्राचीन भारतीय दर्शन के संक्षिप्त परिचय के बारे में, खास करके वेदांत दर्शन और भगवत गीता, इन दोनों के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। फिर उसके बाद में हम आते हैं इकाई नंबर 3 में। इकाई नंबर 3 की अगर बात की जाए महोदय, तो इकाई 3 में आपको पाश्चात्य दर्शन का संक्षिप्त परिचय समझना, जिसमें आपको आदर्शवाद, ठीक है, आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, इन तीनों सिद्धांतों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। यानी आदर्शवाद क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसका एक प्रकार से उपयोग या इसकी जो मुख्य चीजें हैं, इसकी मुख्य बातें, इसके बारे में। ऐसे ही प्रश्न आपसे यहाँ तीनों से खूब पूछे जाते हैं। इकाई संख्या 4 में आपको प्रमुख शैक्षिक चिंतकों के बारे में समझना, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में, रूसो यानी जीन जैक्स रूसो के बारे में और जॉन ड्यूबी के बारे में आपको पढ़ना है। ये सभी शिक्षा शास्त्री रहे हैं और शिक्षा के बारे में बढ़िया जानकारी दी है, तो इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। इकाई संख्या 5 में दोस्तों आप अध्ययन करेंगे भारतीय समाज का परिचय। ठीक है, भारतीय समाज में बहुलता और विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज का सामाजिक स्तरीकरण, किस तरीके से भारतीय समाज में लोग जो है स्तरीकरण हो रहा है, किस तरीके से समाज में स्तर है, जैसे जाति, वर्ग, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव कैसे क्या होता है, सब कुछ अध्ययन करेंगे। इकाई संख्या 6 में विद्यालय, शिक्षा और समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा एक साथ हम दोनों का समन्वयात्मक अध्ययन करेंगे। सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की क्या भूमिका है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है, सब कुछ इस वीडियो में हम मतलब की इकाई संख्या 6 में अध्ययन करेंगे। इकाई संख्या 7 में शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के बारे में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, और आप देखेंगे वहीं पर अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत है। अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो सभी चीजों के बारे में हम बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हैं, घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इकाई संख्या 8 में दोस्तों लास्ट इकाई में क्या पढ़ना, शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है, यानी कि विकास का सूचक के रूप में शिक्षा। ठीक है, शिक्षा से विकास किस तरीके से होता है, सतत विकास के लिए शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य, जिसको यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, बनाम सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इसको हम जो है एमडीजी और एसडीजी दोनों गोल्स जो आपके रखे गए हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। तो इन सभी यूनिट के नोट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। आपको ये हैंड रिटन नोट्स आपको दिख रहा होगा। शिक्षा और दर्शन का सबसे पहले परिचय देखेंगे, तो ये सब चीजें आपको ऐसे ही नोट्स मिलेगा, ठीक है। अब एक तरफ आपने यहाँ पर शिक्षा का अर्थ देखा, दूसरी तरफ दर्शन का अर्थ समझा, ठीक है। फिर शिक्षा और दर्शन की अवधारणा को हम इस तरीके से कुछ चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ऐसे आप चीजों को समझेंगे, दोनों का क्या संबंध है, दोनों में क्या महत्व है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगी, और सब कुछ आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं, सारी चीजें आपको वेल अप टू डेट अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी चीजें एकदम से बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर मिलने वाली है, और घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके लिए इतनी जबरदस्त तरीके से नोट्स तैयार कर दिया है। सभी यूनिट के आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और सभी यूनिट का जो नोट्स मिलेगा वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। अब सभी यूनिट का नोट्स आपको कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए आपके लिए व्यवस्था की गई है। इन सभी इकाइयों के नोट्स और हमारे कोर्स से ज्वाइन होने के लिए सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं आपके लिए। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा दोस्तों, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे थर्ड सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिएगा, गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में है, हमारा नाम फलाने है और हमारे पास ये विषय है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे तमाम सारे। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी इकाइयों का नोट्स आपको मिल जाएगा। इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक का आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स। हर पीडीएफ के नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 होंगे, और लिखित क्वेश्चंस भी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उनकी भी तैयारी, इन सब की तैयारी। यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उनकी तैयारी, आपके को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी, माइनर की तैयारी, सबकी तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र इसी 100 रुपए फीस में, ठीक है। इसमें आपको 4 से 5 सब्जेक्ट की तैयारी इसमें आपकी हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि को करिकुलर की परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होती है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, तो उसके लिए भी बेहतर अंदाज में चीजें मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको देखना ये है दोस्तों, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड मतलब कि अगर आप 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो आपका फायदा होगा। थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करने पर क्या फायदा होगा दोस्तों, थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करने पर आपके लिए फायदा ये है कि आपको ऑफर में मात्र 150 रुपए फीस में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो 150 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 150 रुपए फीस में आपका, वैसे थर्ड सेमेस्टर का फीस कितना होता है 100 रुपए, फोर्थ सेमेस्टर का फीस कितना होता है 100 रुपए, लेकिन 200 रुपए हो जाते हैं 2 सेमेस्टर के। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 150 रुपए फीस में 1 साल तक का आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। जैसे आप मान करके चलो कि आप मार्केट से सीरीज खरीदते, तो सीरीज आपको नहीं लेना पड़ेगा, ना ही आपको किताब लेना पड़ेगा। जैसे 60 रुपए की अगर एक सीरीज आती है, तो 4 या 5 सब्जेक्ट की आप सीरीज लेंगे तो मतलब कि एक सेमेस्टर में आपको कम से कम 300 रुपए की सीरीज खरीदनी पड़ती है, ठीक है। 2 सेमेस्टर में सीरीज का दाम कितना हो जाएगा, 600 रुपए की सीरीज आपकी लग जाएगी। तो 2 सेमेस्टर का मैं कितने में पढ़ाता हूँ, 150 रुपए में। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने में पढ़ाता हूँ, मतलब एक सेमेस्टर 100 रुपए में, तब जबकि 300 की सीरीज आती है। तो ये सब आपकी कंप्लीट हो जाते हैं जब आप हमसे जुड़ते हैं। तुरंत एसएमएस कीजिए, यहाँ पर जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान जैसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होती है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में आप नहीं, आप थर्ड सेमेस्टर में है, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज चाहे शामिल हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शामिल हो, या कोई और जो है चीजें शामिल हो, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। को करिकुलर में कोई दिक्कत की बात नहीं। अब शिक्षा और दर्शन का परिचय सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, शिक्षा और दर्शन का परिचय। सबसे पहले इसकी भूमिका समझते हैं। देखिए, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और वह अपने जीवन, जगत और अस्तित्व के बारे में जानना चाहता है। इन्हीं जिज्ञासाओं के उत्तर खोजने का प्रयास दर्शन करता है कि हमारा अस्तित्व क्यों है, हमारा जीवन कैसा है, और हम कैसे पैदा हुए हैं, हम मरते हैं तो मरने के बाद में क्या होता है, सारी जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। संसार जगत के बारे में पूरी जानकारी, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में तमाम प्रकार के विचार उठते रहते हैं। उन्हीं विचारों को जानने के लिए, उन्हीं सवालों की आंसर को पहचानने के लिए, उन सवाल के आंसर को जानने के लिए हम दर्शन रूपी विषय का सहारा लेते हैं।
तो उन उत्तरों को व्यवहार में ला करके मानव जीवन के विकास का माध्यम शिक्षा बनती है। अतः शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक है और अभिन्न अंग है। एक ही सिक्के के दो पहलू है दोनों। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। इधर आप देख रहे होंगे शिक्षा क्या है और इधर आप देखेंगे दर्शन क्या है। दोनों को मैं एक ही साथ अध्ययन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है, तो इससे बेटर जानकारी आपको प्राप्त हो पाती है। शिक्षा का अर्थ और दर्शन का अर्थ। देखिए, शिक्षा की अगर बात की तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में जन्मजात शक्तियों का विकास होता है और वह शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक रूप से पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है? मनुष्य के अंदर जन्मजात जो शक्तियां होती हैं और जन्मजात जो जानकारी होती है उनके अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए शिक्षा रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं पर दर्शन क्या है? दर्शन दोस्तों सत्य की खोज करने वाला ज्ञान होता है, जो सत्य की जानकारी को खोजता है, जो जीवन और जगत के मूलभूत प्रश्नों का तार्किक और व्यवस्थित रूप से उत्तर देने का प्रयास करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को समझे। शिक्षा आपके अंदर जो चल रहे तमाम प्रकार की चीजें हैं उनको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है, और आपके अंदर जो ज्ञान डेवलप है, आपने जैसे मान लेते हैं कि इस बोतल को देखा, इस बोतल को आपने देखा तो ये बोतल कैसे बना होगा, इस बोतल के पीछे की पूरी हिस्ट्री, इसको आप इस बोतल को देख करके आपने इस बोतल कैसे बना, आज कितने समय तक चलेगा, इसके पीछे का पूरा इतिहास आप तब जान पाते हैं दोस्तों जब आप जो है इस बोतल के को देख करके ऐसे विचार आपके मन में आते हैं। जैसे एक होता है देखना, दर्शन माने होता है साफ साफ मतलब दर्शन का होता है देखना, लेकिन आप जब देखें किसी चीज को तो उसके बाद में उस पर विचार विमर्श करें। ठीक है, तो यानी कि जब किसी चीज को देख करके उसका अपने विचार, अपने तर्क के माध्यम से उस पर तमाम प्रकार के प्रश्नों का जवाब ढूंढा जाता है, तो वह दर्शन होता है। ठीक है, और शिक्षा जो होती है वो दर्शन की उपज होती है। दर्शन से शिक्षा, और आप देखते हैं शिक्षा के पुंज को दर्शन कहा जाता है और शिक्षा के द्वारा ही दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति है, एक दार्शनिक बनता है। ठीक है, विद्वानों के अनुसार महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा की परिभाषा को देते हुए कि शिक्षा से शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास होता है या होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा से क्या होता है? शरीर का, मन का और आत्मा का, इन सभी का चौतरफा विकास होता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा वह है जिससे मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता प्रकट होती है, बाहर होती है, जो उसके अंदर छुपी हुई चीजें शिक्षा रूपी माध्यम से वो बाहर आता है। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि शिक्षा वह है जिससे व्यक्ति और समाज का क्रमिक और सतत विकास होता है। जबकि दर्शन क्या है? दर्शन की परिभाषा दी है किसने? जॉन डीबी ने। जॉन डीबी कहते हैं दर्शन वह विज्ञान है जो जगत, जीवन और अनुभव की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि जगत क्या है, संसार क्या है, जीवन क्या है, अनुभव किसे कहते हैं, सबकी व्याख्या करता है। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि दर्शन विश्लेषणात्मक चिंतन के द्वारा जीवन की समस्याओं का अध्ययन करता है। यानी आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन दर्शन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन जीवन की समस्याओं का तार्किक, आलोचनात्मक और सुसंगत अध्ययन होता है। जो भी चीजें होती है उसका दर्शन जो है उत्तर बताने का प्रयास करता है। अब शिक्षा और दर्शन की अवधारणा को थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से समझें। ठीक है, दर्शन वह सिद्धांत है जो जीवन और जगत के मूल प्रश्नों का समाधान खोजता है कि आखिरकार भगवान है तो कैसे है, संसार कैसे बना, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सब दर्शन खोजता है। शिक्षा वह साधन होता है जिसके माध्यम से इन सिद्धांतों को व्यवहार में ला करके मानव का विकास किया जाता है। बेसिकली अगर समझे दर्शन, इधर लिखा दर्शन माने सत्य की खोज। दर्शन क्या करता है? सत्य की खोज करता है। जीवन का मार्ग निर्देशन होता है सत्य की खोज से, आपका जिससे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, और उसी सत्य की खोज से आपका व्यवहार में लाने वाले का साधन जो होता है उसको शिक्षा कहते हैं। यानी शिक्षा जो होती है, फिर उसके बाद जब व्यवहार में लाने का साधन होता है फिर शिक्षा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि एक दार्शनिक ही एक शिक्षित व्यक्ति होता है, शिक्षा ही दर्शन का उत्पत्ति करती है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन का महत्व ये दोस्तों कि यह जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। शिक्षा दर्शन विचारों में स्पष्टता और तार्किकता लाते हैं। दर्शन, अगर दार्शनिक व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, तो वो कोई भी बात कहेगा, स्पष्ट कहेगा और तर्क के साथ कहेगा। नैतिक मूल्यों और आदर्शों का विकास करते हैं। समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक होते हैं। व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं और मानव को सभ्य, संस्कारी और जिम्मेदार बनाते हैं। कौन? शिक्षा और दर्शन। शिक्षा और दर्शन की अगर बात करें दोस्तों, दोनों का अभिन्न अंग है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन अगर बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे जैसे दर्शन शिक्षा को सिद्धांत प्रदान करता है। दर्शन क्या करता है? शिक्षा को क्या करता है? एक सिद्धांत, एक थ्योरी प्रदान करता है। शिक्षा क्या करती है? दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाती है। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में शिक्षा, मतलब दर्शन को कौन लाता है? शिक्षा लाती है। शिक्षा के द्वारा ही
बड़े बड़े दर्शनों को तोड़ तोड़ करके उसको व्यवहार में लाया जाता है। दर्शन के बिना शिक्षा निष्फल है, और शिक्षा के बिना दर्शन दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं है व्यक्ति और दार्शनिक बहुत बड़ा है तो दिशा से भटक सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अभिन्न अंग हैं और अविच्छिन्न है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। फिलोसॉफी और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा कह सकते हैं। निष्कर्षता यहाँ पर लिख सकते हैं, यथा कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन मानव जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। दर्शन हमें सोचने की दिशा प्रदान करता है और शिक्षा हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रकार दोनों मिलकर के किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षा और दर्शन दोनों रूप से संयुक्त रूप से अगर आगे बढ़े तो काफी कुछ मनुष्य के जीवन का फायदा हो सकता है। अब दर्शन की थोड़ा सा परिभाषाओं को और विस्तार से देखते हैं। दर्शन की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ फिलोसॉफी। प्लेटो कहते हैं कि दर्शन सत्य के ज्ञान का प्रेम होता है, यानी कि सत्य के ज्ञान का प्रेम, यानी ज्ञान से प्रेम होना। फिलोस और सोफिया, फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है फिलोसॉफी शब्द। ठीक है, कैसे? फिलोस और सोफिया, फिलोस मतलब विचार आपके, सोफिया माने प्रेम, यानी कि जब आप ज्ञान से प्रेम कर लेते हैं, सत्य से प्रेम कर लेते हैं, वह होता है आपका दर्शन। अरस्तु कहते हैं दर्शन वह ज्ञान है जो वस्तुओं के कारणों और सिद्धांतों की खोज करता, कोई वस्तु कैसे बनी है और उसके पीछे का लॉजिक सब कुछ बताने का प्रयास करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन जीवन के रहस्यों का तार्किक और समन्वित रूप से अध्ययन करता है। वहीं देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि दर्शन वह विज्ञान है जो अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य और मानव जीवन के परम लक्ष्यों की खोज करता है, यानी कि मोक्ष कैसे मिले इन सभी के बारे में कौन बताता है? हमको दर्शन ही बताता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दर्शन जो होता है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त चीज होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सरल भाषा में समझे, दर्शन जीवन, जगत और ब्रह्मांड से संबंधित मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने का तार्किक, आलोचनात्मक और व्यवस्थित प्रयास होता है कि दर्शन मतलब कि जीवन क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन्हीं सब के बारे में अध्ययन करता है कौन? दर्शन। ठीक है, दर्शन की मुख्य जिज्ञासा क्या है? दर्शन के प्रश्न क्या होते हैं? जैसे मैं कौन हूं, इस ये प्रश्न आपके दिमाग में उठते होंगे, तो ये दर्शन ही बताएगा कि आप कौन है। यह संसार क्या है, ईश्वर या परम सत्य क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, सत्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारे प्रश्नों के जवाब कौन देता है? दर्शन देता है। ठीक है, ये सब दर्शन का काम होता है। दर्शन का स्वरूप दोस्तों, नेचर ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, दर्शन एक तर्कसंगत और चिंतनशील अध्ययन होता है, पहली बात। दूसरी बात, यह अनुभवों की गहराई में जाकर के उनके मूल कारणों की खोज करता है। कोई भी चीज हुई होगी तो कैसे हुई होगी, सारी चीजें जो होता है ये चीज बताने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इन चीजों को थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आप समझ रहे हैं। क्लियर? चलिए, यह समग्र और सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, समग्र यानी सभी और यूनिवर्सल ज्ञान को प्राप्त करता है। यह प्रश्न पूछता है कि क्यों, कैसे, क्या, किस लिए, यानी कोई भी चीज आया तो क्यों आया, कैसे आया और क्या आया और किस लिए आया, सारी जानकारी इकट्ठा करता है। दर्शन का संबंध बेसिकली मूल्य, आदर्श, सत्य और वास्तविकता से होता है, ये इसका स्वरूप है। ठीक है, दर्शन का उद्देश्य क्या है? एम ऑफ फिलोसॉफी। देखिए, सत्य की खोज करना दर्शन का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य दोस्तों दर्शन का क्या है? दूसरा उद्देश्य है ज्ञान के स्रोतों और प्रकृति की जांच करना। प्रकृति क्या है, ज्ञान कहां से आता है, सब कुछ खोजना दर्शन करता है। मानव जीवन के परम लक्ष्यों और मूल्यों को समझना, ये भी दर्शन का ही काम है। तर्क, विवेक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, यह भी दर्शन का ही उद्देश्य है। इसके अलावा जीवन की समस्याओं का समाधान खोजना, यह भी दर्शन का ही उद्देश्य है। आदर्श समाज और जीवन की कल्पना करना, यह भी दर्शन का ही काम है। ठीक है, तो ये सब दर्शन के काम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर दर्शन की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो यह तार्किक होता है, पहली विशेषता।
दूसरी विशेषता आलोचनात्मक होता है। तीसरी विशेषता व्यवस्थित और सुसंगत होता है ये। चौथी विशेषता सार्वभौमिक और समग्र होता है, ठीक है, और मूलभूत और सिद्धात्मक होता है ये, ठीक है, और व्यवहारिक जीवन में से संबंध होता है दर्शन। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसॉफी। सब कुछ आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा दर्शन का विषय क्षेत्र आप समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आप समझने का प्रयास करें। दर्शन दोस्तों, दर्शन अगर भारत में देखें तो 60 दर्शन का विचार जो है दिए जाते हैं। क्षेत्र तत्व मीमांसा, यानी कि सत्ता, अस्तित्व, वास्तविकता का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है तत्व मीमांसा में, ठीक है। इसका उदाहरण है संसार का मूल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर खोजता है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्रोत, ज्ञान की सीमा कहां तक है, ठीक है, यानी ज्ञान कहां से आता है, ज्ञान का स्वरूप कितना बड़ा, इसको जानता है, यानी हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर खोजता है ज्ञान मीमांसा। वहीं पर दोस्तों मूल्य मीमांसा जो होता है, ये मूल्य, सौंदर्य, नैतिकता, इन सभी का अध्ययन करता है, यानी ये बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज को डिफाइन करता है मूल्य मीमांसा। वहीं पर तर्क शास्त्र की बात की जाए तो तर्क और विचार की शुद्धता का अध्ययन करता है ये, यानी सही तर्क कैसे करें, ये एक प्रकार से बताता है आपको तर्क शास्त्र। वहीं पर सौंदर्य शास्त्र की अगर बात की जाए तो सौंदर्य और कला का अध्ययन करता है ये, कला और सौंदर्य का स्वरूप क्या है, इस प्रश्न का उत्तर खोजता है। तो इस तरीके से दर्शन का विषय क्षेत्र है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ये सब, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दर्शन शास्त्र के अगर दर्शन के उदाहरण अगर देखें तो जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है और इसे कैसे जाने, मानव जीवन में मूल्यों का क्या स्थान है, ईश्वर है या नहीं है, इसका क्या प्रमाण है तो कैसे है, साबित कीजिए, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको भी डिफाइन कीजिए। तो ये सब चीज दर्शन ही हमको बताता है। तो दर्शन के आपने बड़े अच्छे तरीके से जान लिया। अब शिक्षा और दर्शन के बीच में, दर्शन और फिलोसॉफी के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। सबसे पहले दर्शन और फिलोसॉफी का अर्थ समझते हैं कि दर्शन और फिलोसॉफी, क्योंकि फिलोसॉफी अंग्रेजी में उसी चीज को कहते हैं। फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। दर्शन शब्द दृश्य एंड अन धातु से मिलकर के बना हुआ है, दोनों का अंतर समझेंगे। देखिए दर्शन दृश्य और अन यानी देखना, जानना, सत्य का साक्षात्कार करना, इसका अर्थ होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर अगर देखें हम, वहीं पर अगर देखें, अर्थात दर्शन वह शास्त्र है जो जीवन, जगत, अस्तित्व के मूल प्रश्नों का तर्कसंगत अध्ययन करता है, वह दर्शन है। लेकिन फिलोसॉफी क्या है? फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। फिलो माने होता है प्रेम और सोफी माने होता है ज्ञान, यानी कि फिलोसॉफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान का प्रेम या ज्ञान से प्रेम या बुद्धि के द्वारा सत्य की खोज करना ही फिलोसॉफी का अर्थ होता है। दर्शन के मूल प्रश्नों में मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस बात का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत होता है। इन प्रश्नों की खोज की जाती है। अब दर्शन और फिलोसॉफी की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे, इस चीज को समझते हैं। देखिए दर्शन की उत्पत्ति भारत में हुई है और फिलोसॉफी की उत्पत्ति पाश्चात्य देशों में, पश्चिम के देशों में हुई है। अब इसको कैसे समझते हैं, इसको थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई। वेदों, उपनिषदों और भारतीय चिंतन परंपरा से दर्शन का विकास हुआ। भारत में दर्शन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना और आत्मक साक्षात्कार करने, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, दर्शन का यह उद्देश्य है, ठीक है। दरस परस मज्जन और पाना, दर्शन का मतलब होता है देखना, ठीक है। और किस तरीके से देखना? तार्किक रूप से देखना। किसी चीज को देखो तो कैसे, मतलब उसके देखने का तरीका अलग होता है। दर्शन ये होता है, दर्शन बेसिकली 6 दर्शन है भारत में, 60 दर्शन के नाम से मशहूर है। फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी, इसकी उत्पत्ति यूनान यानी ग्रीक में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों से इसका विकास हुआ। इसका उद्देश्य सत्य, ज्ञान और नैतिक जीवन की खोज कर रहा है ये, ठीक है। फिलोसॉफी मूल सूत्र ये दर्शन दोस्तों आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, इन सभी पर काम करता है। वहीं पर पाश्चात्य मतलब फिलोसॉफी जो है पाश्चात्य दर्शन है और सत्य, ज्ञान, तर्क, नैतिकता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सभी पर फोकस करता है। बेसिकली फिलोसॉफी जो होता है ये सत्य की खोज करता है, ज्ञान, तर्क, नैतिकता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करता है। न्याय की बात ये भी करता है, लेकिन भारतीय दर्शन और उच्च है। वो आत्मा की बात, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष कैसे मिले, धर्म क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इन सभी पर बात अगर कोई सी धर्म ने किया है तो भारतीय धर्म ने खुल करके बातें बताई हैं। दर्शन और फिलोसॉफी में समानताएं क्या क्या, इस समानताओं को समझते हैं। दोस्तों दर्शन और फिलोसॉफी में समानता यह है कि दोनों ज्ञान की खोज करते हैं।
दूसरी बात है दोनों का उद्देश्य जीवन और जगत के मूल प्रश्नों का समाधान करना है। तीसरी बात यह है कि दोनों तर्क, विचार और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। चौथी बात यह है कि दोनों सत्य की प्राप्ति को महत्व देते हैं। पांचवी बात यह है कि दर्शन और फिलोसॉफी दोनों जीवन को बेहतर और सार्थक बनाने का मार्ग दिखाते हैं। वहीं पर छठा बात यह है कि दोनों नैतिक मूल्यों यानी कि मोरल वैल्यूज और सदाचार पर बल देते हैं, यानी सही चीज करे, अच्छा चीज करे। दोनों मानव जीवन की समस्याओं का समाधान भी खोजते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। दोनों मानव जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते हैं। दोनों अनुभव, विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हैं। दोनों का संबंध विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य और समाज से ही होता है। और फिलोसॉफी और दर्शन दोनों का प्रभाव शिक्षा और समाज दोनों पर पड़ता है। तो इस तरीके से इन तमाम प्रकार की समानताओं को देखते हुए फिलोसॉफी को ही दर्शन का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझने का प्रयास किया जाता है। तो बेसिकली ये अलग अलग देशों की उपज है, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य जो होता है उनमें समानता देखने को मिली है। बेसिकली निष्कर्षता कह सकते हैं कि समान लक्ष्य दोनों का। दर्शन और फिलोसॉफी दोनों ज्ञान के अलग अलग स्रोत होकर के भी मानव कल्याण और सत्य की खोज के लिए समान रूप से प्रयत्नशील है। ठीक है, अब थोड़ा सा अंतर समझते, फिलोसॉफी और दर्शन में क्या अंतर है। अंतर दोस्तों, अंतर बड़ा बहुत सारे अंतर भी है, समानताओं के साथ साथ अंतर भी है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे दर्शन और फिलोसॉफी में क्या डिफरेंस है। देखिए दर्शन दोस्तों, इसका उद्देश्य मोक्ष, आत्मा की मुक्ति होता है। ठीक है, जबकि फिलोसॉफी का उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति और सत्य की खोज करना। अंतर हो गया। दूसरा अंतर है प्रकृति में, दोनों का नेचर भी अलग अलग है। अगर आप दर्शन की बात करें तो आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व इसमें अधिक आपको मिलेगा भारतीय दर्शन में। विदेशी दर्शन में यानी फिलोसॉफी में तार्किक, वैज्ञानिक और भौतिक तत्व अधिक आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं पर दर्शन, भारतीय दर्शन का आधार जो भी अलग है, यानी श्रद्धा, विश्वास और अंतः प्रज्ञा पर बल दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, जबकि फिलोसॉफी में तर्क, अनुभव और बुद्धि पर बल दिया जाता है। ये भी अंतर है। दोनों के विषय भी अलग अलग है। दर्शन में आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म इन सभी प्रमुख विषय के रूप में शामिल हैं। वहीं पर फिलोसॉफी में दोस्तों देखेंगे पदार्थ के बारे में, ज्ञान के बारे में, नैतिकता, राज्य, स्वतंत्रता, इस विषय पर ज्यादा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ज्ञान का स्रोत भी अलग अलग है। ऋषि मुनियों के अनुभव पर आधारित होता है दर्शन, जबकि फिलोसॉफी दार्शनिकों के तर्क और विश्लेषण पर आधारित होती है। ठीक है, इसके अलावा दृष्टिकोण भी अलग अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू भी। समानात्मक यानी धर्म, योग, ध्यान से जुड़ा जो है दर्शन है भारतीय, जबकि फिलोसॉफी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। मुख्य ग्रंथ भी अलग अलग है। जैसे भारतीय दर्शन में वेद, उपनिषद, गीता ये मूल स्रोत है भारतीय दर्शन के, जबकि फिलोसॉफी जो पाश्चात्य दर्शन है उनके मुख्य ग्रंथों में प्लेटो के ग्रंथ, अरस्तु, इमैनुअल कांट, हीगल, इन सभी ग्रंथ सामने आते हैं। हालांकि हमारा दर्शन उनसे कहीं उच्च दर्शन है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल देता है भारतीय दर्शन, जबकि पाश्चात्य दर्शन यानी फिलोसॉफी की बात की जाए तो जीवन के भौतिक और लौकिक पक्ष पर अधिक बल देता है ये। ठीक है, मरने के बाद क्या होगा और जन्म से पहले आप क्या थे, इस बात को भारतीय दर्शन बताता है, लेकिन ये जीवन में मौज मस्ती कैसे काटना है ये फिलोसॉफी बताती है। प्रभाव क्षेत्र दोनों का अलग अलग है। व्यक्ति और समाज के आध्यात्मिक विकास पर बल देता है भारतीय दर्शन, जबकि जो जो फिलोसॉफी है व्यक्ति की बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था पर बल देती है। सांस्कृतिक संबंध की अगर बात की है तो भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है दर्शन, और फिलोसॉफी यूनानी, रोमी और यूरोपीय संस्कृति से विकसित हुआ दर्शन है, वो है फिलोसॉफी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। दर्शन में अहिंसा, धर्म, कर्म को महत्व दिया गया है। फिलोसॉफी में न्याय, स्वतंत्रता और तर्क को महत्व दिया गया है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, यही बात आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों शिक्षा और दर्शन का पारस्परिक संबंध दोनों का हम देख लेते हैं। क्लियर, आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। शिक्षा और दर्शन, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। शिक्षा और दर्शन के बारे में समझते हुए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लियर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शिक्षा और दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन का पारस्परिक संबंध। ठीक है, पारस्परिक संबंध की अगर बात की जाए तो शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन शिक्षा को दिशा देता है और शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाती है। यानी शिक्षा क्या करती है, दर्शन के जो प्रिंसिपल्स है, दर्शन के जो सिद्धांत है उसको व्यवहार में कौन लाता है, शिक्षा लाती है। ठीक है, लोग दर्शन के सिद्धांतों को शिक्षा के माध्यम से ही जान पाते हैं, जबकि दर्शन जो होता है क्या करता है, शिक्षा को दिशा देता है। शिक्षा को दर्शन ही दिशा देता है, आगे की दिशा बताता है कि भाई आप किस दिशा में जाएं।
दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन निष्प्रभावी हो जाता है। अगर शिक्षा के बिना दर्शन है तो बेकार है वो, और दर्शन नहीं तो शिक्षा भी अंधी मानी जाती है। ठीक है, दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों और विधियों और आदर्शों को निर्धारित करता है। शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है। शिक्षा क्या करती है? दर्शन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, समाज को प्रगतिशील बनाती है। तो ये होता दोनों का दर्शन। दोनों मिलकर के जीवन और समाज का को बेहतर बनाते हैं। जैसे एक पेड़ है जीवन, ठीक है, दर्शन क्या करता है? दर्शन दिशा देता है शिक्षा को, और शिक्षा जो होती है दर्शन के सिद्धांतों को क्या करती है? व्यवहार में लाने का काम करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोनों का आपस में बड़ा जबरदस्त संबंध रहा है। शिक्षा पर दर्शन का क्या प्रभाव है और दर्शन पर शिक्षा का क्या प्रभाव है, दोनों चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन दोनों में चीजें क्या हैं। ठीक है, चलिए, शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव। देखिए, दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को डिसाइड करता है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा, यह दर्शन बताता है। इसके अलावा शिक्षा पर दर्शन का दूसरा प्रभाव यह है कि दर्शन जो होता है शिक्षा की सामग्री, शिक्षा की विधि और शिक्षा का मूल्यांकन सभी को प्रभावित करता है। कौन? दर्शन। दर्शन दोस्तों यह तय करता है कि शिक्षा किस प्रकार के मनुष्य का निर्माण करेगी। उदाहरण के लिए जैसे आदर्शवाद दर्शन से प्रेरित शिक्षा नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देती है। वही जो है प्रोग्मेटिज्म जो होता है, प्रगति मूलक जो शिक्षा होती है, ठीक है, प्रोग्मेटिज्म जो होता है दर्शन से प्रेरित शिक्षा व्यवहारिक और समस्या समाधान होती है। तो यानी कि दर्शन जो होता है शिक्षा के उद्देश्यों को डिसाइड कर सकता है, शिक्षा की सामग्री, विधि, मूल्यांकन को प्रभावित करता है, और यह तय करता है कि शिक्षा किस प्रकार के मनुष्य का निर्माण कर सकती है, ये दर्शन ही बताता है। जबकि दर्शन पर शिक्षा का ये प्रभाव है। शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ता है दर्शन पर? शिक्षा दोस्तों दर्शन के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है और व्यवहारिक बनाती है, लोगों तक पहुंचाती है। शिक्षा के माध्यम से ही दर्शन समाज में लागू हो पाता है। इसके साथ ही साथ में शिक्षा नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर दर्शन के आदर्शों को आगे बढ़ाती है। अगर शिक्षा ना हो तो दर्शन एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाए, वो आगे बढ़ ही ना पाए। उदाहरण के रूप में जैसे गांधी का नैतिक दर्शन उनकी नई तालीम के माध्यम से व्यवहार में आया। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक विचार शिक्षा के द्वारा ही समाज में फैले। अगर शिक्षा ना होती तो स्वामी विवेकानंद के दर्शन, गांधी के दर्शन या फिलोसॉफी मतलब जो अरस्तु प्लेटो के दर्शन है, ठीक है, कौटिल्य के दर्शन है, वो हम तक नहीं पहुंच पाते। दर्शन और शिक्षा जीवन को सही दिशा और उद्देश्य देते हैं। अगर दोनों का तालमेल अच्छा रहा तो जीवन अच्छा बेहतर जाता है। दैनिक जीवन में शिक्षा और दर्शन का महत्व यह है दोस्तों कि व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान हो पाता है शिक्षा और दर्शन से। निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है शिक्षा दर्शन से। जीवन में मूल्य यानी क्या सही क्या गलत, आदर्श और नैतिकता आती है। समस्या का समाधान की क्षमता बढ़ती है। समाज में सहयोग, प्रेम और शांति बनी रहती है। जीवन उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बन पाता है शिक्षा और दर्शन के उपयोग से। तो ये इसका महत्व होता है। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से शिक्षा और दर्शन का संबंध हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहला बात यह दोस्तों क्या होता है, शिक्षा और दर्शन का संबंध फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर हम समझे, यहाँ पर आप देखिएगा। देखिए, पहले दर्शन। दर्शन क्या है? सत्य की खोज करना दर्शन कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है दर्शन। फिर उसके बाद में शिक्षा आती है। शिक्षा उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। शिक्षा क्या करता है? पहले दर्शन क्या करता है? सत्य की खोज किया। फिर जीवन का लक्ष्य डिसाइड हो गया, ये दर्शन ही डिसाइड करता है। अब जब उद्देश्य हमारा डिसाइड हो गया तो उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन क्या है? शिक्षा के द्वारा हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं जो दर्शन ने डिसाइड किया है। फिर व्यक्तित्व का विकास होता है। मानसिक, शारीरिक और नैतिक, आध्यात्मिक तमाम प्रकार के विकास इसी उद्देश्य को प्राप्ति के बाद होता है। समाज इससे सुसंस्कृत और व्यवस्थित समाज बनता है। फिर राष्ट्र उन्नति, समृद्धि और शांति का प्रतीक बन जाता है। अगर दर्शन और शिक्षा का तालमेल अच्छा रहा तो एक प्रकार से राष्ट्र अच्छा बनता है, सुसज्जित बनता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। संबंध को समझने हेतु कुछ चित्रात्मक प्रस्तुति अगर देखें तो समाज और राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, शिक्षा ये है और दर्शन ये है। ठीक है, दर्शन एक जो है प्रकाश पुंज है, शिक्षा से दर्शन निकला हुआ है और दर्शन से शिक्षा निकली हुई है। ठीक है, कौशल और आचरण, दृष्टिकोण और विचार, मूल्य और आदर्श, ज्ञान और विवेक, ये सब शिक्षा और दर्शन से मिले जुले ही पहलू हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मुख्य परीक्षा बिंदु में अगर देखें तो शिक्षा और दर्शन दोनों मानव जीवन के दो मजबूत स्तंभ हैं। दर्शन शिक्षा को दिशा देता है और शिक्षा दर्शन को व्यवहार में लाती है। दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है, निष्प्रभावी है। दोनों का लक्ष्य व्यक्ति का समग्र विकास और समाज और राष्ट्र का कल्याण करना है। सभी प्रमुख दार्शनिक विचारकों ने शिक्षा को दर्शन का व्यवहारिक रूप माना है। इस तरीके से शिक्षा और दर्शन का संबंध आपने समझ लिया।
अब दर्शन की प्रमुख शाखाएं समझते हैं। दर्शन की दोस्तों कई सारी शाखाएं हैं। पहली शाखा है तत्व मीमांसा, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था शुरुआत में। तत्व मीमांसा क्या है दोस्तों? इस तत्व मीमांसा के अर्थ को समझें। देखिए, तत्व मीमांसा वह शाखा है जो अस्तित्व, सत्य, वास्तविकता, पदार्थ, आत्मा, ईश्वर, जगत तथा उनके मूल स्वरूप का अध्ययन करती है, उसको तत्व मीमांसा कहते हैं। इसका उद्देश्य वास्तविकता और अस्तित्व के मूल तत्वों को जानना। प्रमुख विशेषताएं तत्व मीमांसा की ये है दोस्तों कि यह क्या है, कोई भी तत्व क्या है, जैसे कि अस्तित्व, सत्य, वास्तविकता, पदार्थ, आत्मा, ईश्वर, ये सब क्या है, जगत क्या है के प्रश्न का उत्तर खोजता है। ये वस्तुओं और घटनाओं के मूल स्वरूप का अध्ययन करती है। ये तत्व मीमांसा सार्वभौमिक, शाश्वत और अंतिम सत्य की खोज करती है। तत्व मीमांसा शिक्षा में इसका महत्व यह है कि यह शिक्षा को उद्देश्य, दिशा और आधार प्रदान करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों, ईश्वर है या नहीं है, इस बात की खोज कौन करेगा? तत्व मीमांसा करेगा। ईश्वर है या नहीं, यानी यह तत्व मीमांसा का प्रश्न है। आत्मा शाश्वत है या नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है कि नहीं है, यह तत्व मीमांसा का ही प्रश्न है। जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार कैसे बना, यह तत्व मीमांसा हमको बताता है। तो ये तत्व मीमांसा हो गया। ठीक है, तो तत्व मीमांसा आपके समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है दोस्तों, दूसरा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा की अगर बात की जाए तो ज्ञान मीमांसा क्या है दोस्तों? ज्ञान मीमांसा के अर्थ की अगर बात की जाए तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? ज्ञान मीमांसा वह शाखा है जो ज्ञान के स्वरूप, उसके स्रोत, उसकी सीमा, प्रामाणिकता तथा सत्यता का अध्ययन करती है। उद्देश्य यह है कि यह जानना कि ज्ञान क्या है, हमें कैसे ज्ञान मिलता है और वह ज्ञान सही है या नहीं सही है, इस बात की जानकारी हमको ज्ञान मीमांसा से मिलता है। ज्ञान की जानकारी ज्ञान मीमांसा हमको बताती है। प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे ज्ञान मीमांसा की। या हम क्या जानते हैं, हम कैसे कोई चीज जानते हैं, इनके प्रश्नों का उत्तर कौन खोजता है? ज्ञान मीमांसा खोजती है। ज्ञान के स्रोत यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत, अनुमान, आगम, ये सब कहां से आए, इन सभी का अध्ययन करता है ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान की प्रकृति, ठीक है, का विश्लेषण करती है। शिक्षा में महत्व यह है कि शिक्षा को वैज्ञानिक, तार्किक और प्रमाणिक बनाने का काम इसका होता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझे ज्ञान मीमांसा के प्रश्नों को, तो जैसे हम ज्ञान आंखों से प्राप्त करते हैं या बुद्धि से प्राप्त करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ज्ञान मीमांसा के द्वारा दिया जाता है। ज्ञान मीमांसा का प्रश्न है, क्या सभी ज्ञान निश्चित होते हैं? ये ज्ञान मीमांसा का ही प्रश्न है। इसी सूचना को सत्य मानने का आधार क्या है? यह ज्ञान मीमांसा का ही प्रश्न है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए दोस्तों, आधार क्या है, अध्ययन का क्षेत्र भी अलग अलग है। तत्व मीमांसा अस्तित्व, वास्तविकता, पदार्थ और आत्मा का अध्ययन करती है, जबकि ज्ञान मीमांसा ज्ञान का स्वरूप, स्रोत और सीमा का अध्ययन करती है। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या है कि प्रश्न को ढूंढता है, क्योंकि ज्ञान मीमांसा हम कैसे जानते हैं और क्या क्या जानते हैं, ये ज्ञान मीमांसा करता है। वास्तविकता का अध्ययन करता है तत्व मीमांसा, और ज्ञान का अध्ययन करता है ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तत्व मीमांसा में वस्तुओं, घटनाओं का मूल तत्व खोजा जाता है, वहीं ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की प्रकृति और प्रामाणिकता जो है, ये इसका विषय होता है। उद्देश्य दोस्तों तत्व मीमांसा का सत्य और अस्तित्व के अंतिम स्वरूप को जानने का उद्देश्य तत्व मीमांसा रखती है, जबकि ज्ञान मीमांसा का उद्देश्य सही ज्ञान की प्राप्ति और सत्यता की जांच करना है। वहीं पर तत्व मीमांसा का उदाहरण ये कि ईश्वर, आत्मा, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तत्व मीमांसा इन पर फोकस करता है। वहीं पर ज्ञान मीमांसा दोस्तों प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ज्ञान की सत्यता की जांच करता है। ये दोनों चीजें हैं। संक्षिप्त रूप से समझे, दर्शन दोस्तों, दर्शन तत्व मीमांसा वास्तविकता का ज्ञान कराता है, अस्तित्व, पदार्थ, आत्मा, ईश्वर, जगत आदि का अध्ययन करता है। दर्शन में अगर ज्ञान मीमांसा की बात की जाए तो ज्ञान का स्वरूप और स्रोत कैसा है, ज्ञान क्या है, कैसे मिलता है, और ज्ञान की सत्यता कैसे डिसाइड होती है, इस बारे में अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा में अंतर हमेशा परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों दर्शन की प्रमुख शाखाओं में हम आगे बढ़ते हैं और मूल मीमांसा की तरफ बढ़ते हैं। मूल मीमांसा क्या है? वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात को हमको कौन बताता है? मूल्य ही बताता है। तो मूल मीमांसा की अगर बात की है दोस्तों, तो मूल मीमांसा क्या है, ये बताने का प्रयास कीजिए।
क्लियर। तो मूल मीमांसा वह शाखा है जो मूल्यों की प्रकृति, प्रकार और उनके महत्व का अध्ययन करती है। विशेषताएं यह है मूल मीमांसा की, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा, क्या श्रेष्ठ है, क्या हीन है, इसका निर्णय कौन करता है? मूल मीमांसा हमको बताती है। यह मानवीय मूल्यों जैसे सत्य, शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम, ईमानदारी, न्याय, स्वतंत्रता आदि का विवेचन करती है। यह अच्छा विचार माना जाता है। वहीं पर चोरी, चकारी, डकैती, ये सब बुरा विचार माना जाता है। यह कैसे हम पता लगा पाए? ये मूल्य मीमांसा के द्वारा ही पता चला कि चोरी करना बेकार है, चोरी करना अच्छा नहीं है, ठीक है, जबकि लोगों का सहयोग करना अच्छा है। यह व्यक्ति और समाज के आदर्शों का निर्माण करती है। यह जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करती है। उदाहरण के रूप में सत्य बोलना एक नैतिक मूल्य है। ईमानदारी, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता आदि मूल्य होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा में महत्व इसका यह है कि दोस्तों छात्रों में उच्च मूल्यों का विकास होता है। इससे सदाचार, नैतिकता, जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। सामाजिक समरसता और मानवता को बढ़ावा मिलता है। किससे? मूल्य मीमांसा से। अब अगला जो है आपका दर्शन है, वो है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र की अगर बात करें, एथिक्स। ये दोस्तों नीति शास्त्र वह शाखा है जो मानव के आचरण, कर्तव्य, अधिकार और नैतिक नियमों का अध्ययन करती है। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि यह सही और गलत कर्मों का निर्धारण करती है, मानव के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर बल देती है, नैतिक जीवन जीने के सिद्धांत प्रदान करती है। नीति शास्त्र समाज में शांति, न्याय और अनुशासन बनाए रखने का में सहायता करती है। नीति शास्त्र परीक्षा में, उदाहरण के रूप में परीक्षा में नकल ना करना नैतिक आचरण होता है। माता पिता, समाज और राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, उनका सम्मान करना, ये नैतिक कर्तव्य होता है। नीति शास्त्र ही बताता है। नीति हमको सही आचरण करके सदाचार सिखाती है और सुखी समाज बनाने का काम करती है। छात्रों में नैतिकता और अनुशासन विकास इसी से होता है। कर्तव्य परायणता और जिम्मेदारी की भावना आती है। व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है और आदर्श नागरिक अच्छा समाज का निर्माण करता है इससे, नीति शास्त्र से। अगला होता है आपका सौंदर्य शास्त्र। ये क्या होता है दोस्तों? सौंदर्य शास्त्र की अगर बात की जाए तो सौंदर्य शास्त्र वह शाखा है जो सौंदर्य, कला, साहित्य, संगीत और उनके अनुभव का अध्ययन करती है। विशेषता यह है कि यह सौंदर्य के स्वरूप, अनुभव का विश्लेषण करती है। कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, ये सब की समीक्षा करती है। मानवीय भावनाओं को परिष्कृत और परिमार्जित करने का काम सौंदर्य शास्त्र करता है। मतलब उनको अच्छा दिखाना है, कैसे दिखाना, सौंदर्य शास्त्र वो बताता है। आनंद, संतोष और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ाता है। उदाहरण के रूप में जैसे अगर समझे तो एक सुंदर चित्रकला देख करके आनंद की अनुभूति करना, कविता, संगीत, नृत्य, नाटक आदि का रसास्वादन करना, ये सब सौंदर्य शास्त्र में आता है। तो ये सब भी जो है एक दर्शन के अंतर्गत आता है। शिक्षा में इसका महत्व यह है कि सौंदर्य बोध और सृजनात्मकता का विकास होता है। छात्रों के व्यक्तित्व में कोमलता और संवेदनशीलता आती है। कला और संस्कृति के प्रति रुचि जागृत होती बच्चों में। मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है और संतुलित रहता है इसके सौंदर्य शास्त्र से। इससे एक बच्चे के विकास में बहुत अच्छी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप तीनों शाखाओं की तुलना आप कर सकते हैं। हालांकि तुलना करने का कोई मतलब नहीं, वही चीजें फिर से इसमें बता दी गई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इन तीनों शाखाओं के उदाहरण, विशेषता और शिक्षा में महत्व अवश्य याद रखना है आपको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मूल मीमांसा हमको मूल्य बताती है कि मूल्य क्या अच्छा है, क्या बुरा है। नीति शास्त्र हमको अच्छे आचरण करना सिखाती है। तो सौंदर्य शास्त्र हमको हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, कोमल बनाती है। ठीक है, तत्व मीमांसा हमको जो है क्या है का ज्ञान कराती है, मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, बताती है। और उसके बाद में जो आपका दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा, हमको ज्ञान के बारे में बताती है। ठीक है, ये सब चीजें आपने अध्ययन कर लिया। अब दोस्तों, अब हम शिक्षा की प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा बेटर हो जाएगा। बहुत ही बारीकी के साथ शिक्षा की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सब के बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं दोस्तों। चले, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, इसकी अगर बात की जाए दोस्तों तो ये क्या है? देखिए, वह शिक्षा जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आदि में नियोजित पाठ्यक्रम, यानी पहले से प्लान पास पाठ्यक्रम है, निश्चित समय सारणी है, प्रशिक्षित शिक्षक है, निर्धारित नियम के अंतर्गत दी जाती है, उसको औपचारिक या फॉर्मल शिक्षा कहते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ना हो गया, विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लेकर के पढ़ा, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन हो गया। ठीक है, जबकि आप देखेंगे अनौपचारिक, जैसे आपने
विद्यालय के बाद में आप जब से पैदा होते जब तक मर्द नहीं होते तब तक सीखते रहते हैं, तो वो शिक्षा कौन सी है? अनौपचारिक शिक्षा। विशेषताएं औपचारिक शिक्षा की ये है कि नियोजित और संगठित होती है, ठीक है, निश्चित पाठ्यक्रम यानी सिलेबस एक होता है और एक समय सारणी के द्वारा, एक टाइम टेबल के द्वारा इसको पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, विद्यालयों में, महाविद्यालय में नाम लिखा करके एक साल, प्रत्येक साल तक आप पढ़ते, एक साल बाद पेपर होता है, फिर अगले कक्षा में जाते हैं, इस तरीके से। तो ये औपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में आप कभी भी कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमेशा सीखते ही रहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जाती है, यानी कि जो टीचर होते हैं वो पहले ट्रेनिंग युक्त होते हैं, परीक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था होती है हर साल, प्रमाण पत्र डिग्री आपको मिलती है। तो ये औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन होता है। उदाहरण के रूप में जैसे विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा ग्रहण करना औपचारिक शिक्षा है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में स्नातक यानी बीए करना, एमए करना, ये सब शिक्षा क्या होता है? ये सब औपचारिक शिक्षा है। प्रोफेशनल कोर्स करना जैसे बीएड करना, एमबीए करना, बीटेक करना, ये सब भी क्या होता है? ये सब भी आपका औपचारिक शिक्षा में आता है। अब दूसरी शिक्षा समझते हैं, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों वह शिक्षा होती है जो व्यक्ति को परिवार, समाज, मित्रों के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, जनसंपर्क के द्वारा, पुस्तकें, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि के माध्यम से अनियोजित रूप से, कोई इसकी प्लान नहीं होता है और बिना प्लान की जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है, ये शिक्षा। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो ये शिक्षा क्या होती है? अनियोजित होती है, कोई प्लान नहीं होता, कहीं पर भी किसी से भी आप सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती है, ठीक है। अब विशेषता इसकी है कि अनियोजित होती, कोई प्लान नहीं होता है, असंरचित होती, कोई संरचना इसकी नहीं होती है। जीवन के अनुभव और दैनिक परिस्थितियों से लगातार आप दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं, कोई पाठ्यक्रम इसका नहीं होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब से पैदा हुए तब से जब तक मर नहीं जाते तब तक आप जीवन भर सीखते रहते हैं, वो आपका अनौपचारिक शिक्षा का पार्ट है। जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान इसमें आता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मूल्य, क्या अच्छा है क्या बुरा, इस बारे में जानकारी आप अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। जैसे आप अपने परिवार में कुछ चीजें सीखते हैं, अपने समाज में सीखते हैं, अपने मित्रों से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन से आप सीखते हैं, तो ये सब हो गई आपकी अनौपचारिक शिक्षा। आप उदाहरण इसकी क्या है? जैसे टीवी देख करके ज्ञान प्राप्त करना अनौपचारिक शिक्षा है। समाचार पत्र पढ़ करके जानकारी लेना, आप देखिए चाय की टपरी पर 4 ठो बुढ़वे बैठ करके पेपर पढ़ते रहते हैं और बड़ी जानकार होते हैं, उनसे राजनीति के बारे में आप बात कर लीजिए, सारा डाटा उनके दिमाग में रखा रहता है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा पढ़ करके गए हैं, भले ही वो स्कूल कॉलेज ना गए हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध उनको अच्छे से आएगा क्योंकि वो पेपर पढ़ करके सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और राजनीति के बारे में अच्छी जानकारी उनको रहती है। बड़ों और मित्रों से अनुभव प्राप्त करना, सोशल मीडिया और इंटरनेट से सीखना, बाजार, मेला, यात्रा, इन सभी से ज्ञान मिलना, ये सब उदाहरण है किसके? अनौपचारिक शिक्षा के, मतलब की इनफॉर्मल एजुकेशन के। तीसरा होता है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा दोस्तों जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा के बाहर परंतु नियोजित रूप से दी जाती है, जिसका उद्देश्य विशेष समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, ठीक है। यह शिक्षा लचीली और उद्देश्यपूर्ण होती, मतलब ये उद्देश्य को ध्यान में रख करके बेसिकली दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है वो नहीं पढ़ पाया तो उसके बाद में उसके लिए व्यवस्था कर दी गई, तो ये सब चीजें होती है इसमें, ठीक है। अब देखें, निश्चित लक्ष्य समूह के लिए चलाई जाती है ना, किसी विशेष समूह के लिए, जैसे वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, साक्षरता अभियान चला करके दी गया, अल्पकालिक और कौशल पर आधारित स्किल वगैरह को सिखाना हो गया। जैसे महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कुछ समय पहले एक जो है शिक्षा चलाई गई थी, एकल विद्यालय पहले बच्चों को सिखाने के लिए चलाया गया, ऐसे तमाम सारी चीजें। औपचारिक शिक्षा का विकल्प या पूरक होती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में आप जैसे नहीं पढ़ पाए, अब आप नहीं पढ़ पाए किन्हीं कारण के वजह से, तो अब आप पढ़ ले, इसके लिए व्यवस्था होती है। प्रमाण पत्र मिल सकता है इससे, परंतु डिग्री आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं निरौपचारिक शिक्षा में। इसमें जैसे वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं और बड़े हो गए हैं, फिर उनको पढ़ाने का काम किया जाए। साक्षरता अभियान, ताकि सभी लोग साक्षर हो जाए। व्यवसायिक प्रशिक्षण कोई दिया जाए, कोई ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो अपना व्यवसाय कर सकें। स्काउट गाइड, एनसीसी, खेल का कोई प्रशिक्षण देना हुआ, या संपर्क शिक्षा कार्यक्रम हुआ, रेडियो टीवी प्रोग्राम के माध्यम से देना हुआ, ये सब इसमें शामिल होता है। तो ये आपकी निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसको आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तीनों की अगर तुलना करना चाहे तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। जैसे तीनों शाखाओं की तुलना आप देखेंगे। सबसे पहली बात, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? नियोजित, यानी कि एक प्लान के तहत और संगठित होती है, एक विद्यालय वगैरह में होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनियोजित और असंरचित होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और कोई इसमें प्लान नहीं होता। निरौपचारिक शिक्षा नियोजित होती परंतु लचीली होती, कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, डिग्री वगैरह मिलने का काम उसमें नहीं होता। फॉर्मल शिक्षा विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा घर, समाज, मीडिया, बैंक, कहीं से आप दैनिक जीवन में कहीं से प्राप्त कर पाए।
निरौपचारिक शिक्षा सामुदायिक केंद्र पर आप दी जा सकती है, संस्थाओं में, कार्यालय में, यही सब आपको दी जा सकती है। ठीक है। पाठ्यक्रम निश्चित और लिखित होता है। औपचारिक का अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता ही नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा की अगर बात की जाए, लचीला और आवश्यकता के अनुसार होता है ये। ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षित और योग्य होते हैं औपचारिक शिक्षण में। अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी माता पिता मित्र समाज कोई भी आपको सिखा सकता है, कहीं पर भी सिखा सकता है। निरौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षित और विशेष प्रशिक्षक होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। सीखे निश्चित समय सारणी होती है इसकी औपचारिक शिक्षा की, और औपचारिक शिक्षा में कोई भी कभी भी सिखा सकता है आपको। निरौपचारिक शिक्षा में समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है। औपचारिक शिक्षा की बात की है तो इसमें मूल्यांकन परीक्षा होकर के अंक या ग्रेड देकर के आपको डिग्री प्रदान किया जाती है, रिजल्ट मिलता है आपको। इसमें कोई मूल्यांकन नहीं होता है अनौपचारिक शिक्षा में। निरौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन हो सकता है लेकिन लचीला मूल्यांकन होता है, कोई उतना मैटर नहीं करता। ठीक है। डिग्री प्रमाण पत्र मिलता है औपचारिक शिक्षा में, इसमें अनौपचारिक शिक्षा में कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। निरौपचारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र मिल सकता है लेकिन डिग्री नहीं मिलती। औपचारिक शिक्षा दोस्तों इसका उद्देश्य सामान्य और व्यापक शिक्षा देना होता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाती है। निरौपचारिक शिक्षा विशेष कौशल साक्षरता विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तीनों शाखाएं एक दूसरे की पूरक है, संतुलित विकास के लिए तीनों की आवश्यकता होती है। किसी एक शिक्षा के विकास से शिक्षा मनुष्य का जीवन पूरा नहीं होता है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब शिक्षा और दर्शन का व्यवहारिक महत्व की अगर बात की जाए तो इसका व्यवहारिक महत्व दोस्तों विद्यालय में है। ठीक है। जैसे कि दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और विद्यालय की नीतियों और कार्यप्रणाली को दिशा देता है। दर्शन के आधार पर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, सह पाठ्यक्रम, अनुशासन, मूल्यांकन आदि का निर्धारण किया जाता है। दर्शन के द्वारा ही विद्यालय के वातावरण को सकारात्मक, नैतिक और प्रेरणादायक बनाया जाता है। दर्शन से ही विद्यालय शिक्षा को जीवन उपयोगी और समाज के लिए उपयोगी बनाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, यदि विद्यालय का दर्शन सर्वांगीण विकास है तो वहां के पाठ्यक्रम में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर समान ध्यान दिया जाता है। ठीक है। वहीं पर अगर बात की जाए शिक्षक के लिए दर्शन की क्या उपयोगिता है, एक टीचर के लिए। एक टीचर के लिए दोस्तों दर्शन जो होता है शिक्षक को उसके कर्तव्यों, उसके आदर्शों और आचरण के प्रति सजग रखता है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपके आदर्श क्या है, आपके आचरण कैसे होने चाहिए, आपको शिक्षक को कौन सिखाता है, ये दर्शन ही बताता है। ठीक है। इसके अलावा यह शिक्षक शिक्षण को केवल नौकरी नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व और सेवा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है टीचर को। दर्शन के अध्ययन से शिक्षक में सहानुभूति आती है, धैर्य की भावना जागती है, सहिष्णुता और नैतिकता का विकास होता है। दर्शन जो होता है शिक्षक को आदर्श शिक्षक बनने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। एक शिक्षक दोस्तों बालक को केवल पढ़ाता ही नहीं बल्कि उसके जीवन के सही मूल्य जैसे सत्य, ईमानदारी, अनुशासन और सहकारिता की शिक्षा भी देता है। इसीलिए एक टीचर जो होता है उसको दार्शनिक होना बहुत जरूरी है। उसको दर्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये टीचर को जानना चाहिए, क्योंकि टीचर को ही देख करके विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी के लिए शिक्षा दर्शन का क्या महत्व है दोस्तों? देखिए, दर्शन जो होता है विद्यार्थी को जीवन का उद्देश्य बताता है, सही दिशा में आगे बढ़ने के मोटिवेशन देता है। इसके अलावा विद्यार्थी में चरित्र निर्माण, आत्मानुशासन, स्वावलंबन, इनकी भावना का विकास विद्यार्थी में दर्शन के माध्यम से ही होता है। दर्शन से ही विद्यार्थी में सही गलत का विवेक आता है कि क्या सही क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। नैतिक निर्णय लेने की क्षमता भी बच्चों में विकास से दर्शन के माध्यम से ही विकसित होती है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों अगर और आगे बढ़े तो इसके साथ और आगे अगर बढ़े तो यह दोस्तों विद्यार्थी को आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाता है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों से प्रेरित विद्यार्थी जीवन में ईमानदारी, सादगी और सेवा भाव को अपनाता है। ये होता है इसके लिए उपयोगी। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों समाज में भी इसका उपयोग आपको दिखाई पड़ता है। देखिए दोस्तों दर्शन समाज में नैतिकता, सद्भाव, सहिष्णुता और समाज मतलब सहयोग की भावना को बढ़ाता है। सामाजिक कुरीतियों जैसे भेदभाव, हिंसा, भ्रष्टाचार, लोभ को खत्म करने का प्रयास करता है। दर्शन पर आधारित शिक्षा समाज में शांति, न्याय, समानता, बंधुत्व की स्थापना करती है। वहीं सामाजिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य की भावना का विकास करना भी समाज में दर्शन ही सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना समाज में प्रेम, सहयोग और एकता बनी रहती है, जिससे समाज प्रगति पर बढ़ता है। ये दर्शन ने ही सिखाया है। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण में भी दर्शन बड़ा उपयोगी होता है। जैसे कि दर्शन पर आधारित शिक्षा देशभक्ति, त्याग, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की भावना जगाती है, सुयोग्य नागरिक तैयार करती है और राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं। दर्शन हमें संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को समझने और जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। शिक्षा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विश्व शांति की स्थापना में सहायक होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित युवा राष्ट्र सेवा, चरित्र निर्माण और मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है। दर्शन दिशा देता है, शिक्षा उस दिशा में चलना सिखाती है।
सारांश ये है कि शिक्षा और दर्शन मिलकर के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं। व्यक्तित्व जीवन का सफल व्यक्ति के जीवन का सफल, समाज को आदर्श और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का काम शिक्षा दर्शन के द्वारा होता है। दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना दर्शन व्यवहार में नहीं आ सकता। इस तरीके से आपने तमाम सारी चीजों को समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और शिक्षा और दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो शिक्षा और दर्शन में तमाम सारे अंतर हैं। आपने अंतर को जरूर समझा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, शिक्षा और दर्शन में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा फिर से आप जान लीजिएगा। तो आप यहाँ पर एक दर्शन देख लीजिएगा, मैंने ऊपर बताया हुआ है। शिक्षा एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, दर्शन सैद्धांतिक और चिंतनशील विषय है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है, जबकि दर्शन का उद्देश्य सत्य की खोज करना है। शिक्षा अनुभव पर आधारित होती है, जबकि दर्शन तर्क और विचार पर आधारित होता है। शिक्षा परिवर्तनशील होती है, दर्शन अस्थायी सत्य की खोज करता है। शिक्षा का संबंध किससे होता है? कक्षा, विद्यालय और संस्थाओं से होता है। दर्शन का संबंध विचारों से और सिद्धांतों से होता है। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से प्रभावित होती है दोस्तों, जबकि दर्शन सार्वभौमिक और कालातीत होते हैं, ठीक है। शिक्षा का संबंध शिक्षण अधिगम से होता है, जबकि दर्शन का संबंध ज्ञान, सत्ता और मूल्य से होता है, ठीक है। शिक्षा में साधन, विधियों और तकनीकी का प्रयोग होता है, जबकि दर्शन में तर्क, विश्लेषण और चिंतन का प्रयोग होता है। वहीं पर शिक्षा का लक्ष्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जबकि दर्शन का लक्ष्य विचारों में स्पष्टता लाना है। शिक्षा परिस्थितियों के अनुसार लचीली होती है, परिस्थितियों के हिसाब से बदल भी सकती है, जबकि दर्शन के सिद्धांतों में दृढ़ता और स्थिरता रहती है, लचीलापन कम रहता है। शिक्षा व्यक्ति को कुशल, उपयोगी और जिम्मेदार बनाती है, दर्शन व्यक्ति को विवेकपूर्ण और ज्ञानवान बनाता है। शिक्षा जीवन के लिए तैयारी होती है, दर्शन जीवन को समझने की दृष्टि देता है। इस तरीके से शिक्षा और दर्शन के बीच में आपने डिफरेंस को समझ लिया और दोनों का आपसे संबंध मैंने आपको बता ही दिया था। फिर से देख लीजिएगा, शिक्षा दर्शन पर आधारित है और दर्शन शिक्षा को दिशा देता है। दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों, विधियों और मूल्यों का निर्धारण करता है। शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करती है। दर्शन शिक्षा में आदर्शों, मूल्यों, नैतिकता का समावेश कौन करता है? दर्शन ही करता है। शिक्षा के माध्यम से दर्शन जीवन में उतारा जाता है और दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस तरीके से आप इन चीजों को समझ पाए हैं। अब ये सब मैप वगैरह मैंने आपको बता दिया, सब कुछ आपने समझ लिया है। अब दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, इन 20 प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, बताएंगे। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किस धातु से हुई है? किस धातु? शिक्षा, ठीक है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों ज्ञान प्राप्त करना, चरित्र का निर्माण और सीखना और सिखाना, ये शिक्षा का अर्थ होता है। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, प्रश्न आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का अन्वेषण या सत्य का खोज करना, डी ऑप्शन। फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है, यूनानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 5 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फिलोसॉफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो फिलो और सोफी, बी ऑप्शन में दिया है फिलो और सोफी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन की जननी दोस्तों किसको कहते हैं? आश्चर्य को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आश्चर्य से ही कोई चीज देख करके आश्चर्यचकित हो जाना और उसके बारे में अध्ययन करना ही दर्शन कहलाता है। दर्शन का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो इससे भौतिक वस्तुओं से, मूल्यों और आदर्शों से, ठीक है, इंद्रिय अनुभव से, सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा की प्रक्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संचालित होती है? तो शिक्षा की प्रक्रिया एक टीचर, एक सिलेबस और एक शिक्षार्थी, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऐसा जॉन डीबी साहब ने भी कहा था। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता के स्वरूप का अध्ययन करती है? तो वास्तविकता के स्वरूप का अध्ययन दोस्तों तत्व मीमांसा करती है। आत्मा क्या है, इन सभी का अध्ययन आपका करता है कौन सा? हाँ वही चीज, तत्व मीमांसा ही करता। वो क्या नाम है उसको, ज्ञान मीमांसा उसको, ठीक है, अगर पहली मीमांसा करती है, ठीक है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, ये सब जो है सब इसके दर्शन होते हैं। ज्ञान के स्वरूप, उनके स्रोतों का अध्ययन कौन सी शाखा करती है दोस्तों? तो ज्ञान मीमांसा ज्ञान के बारे में अध्ययन करती है, मूल मीमांसा के बारे में अध्ययन करती है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न क्या आ चुका है? 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, मूल्यों के स्वरूप और उनकी प्रकृति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो मूल्यों के स्वरूप और उनकी प्रकृति का अध्ययन दोस्तों मूल्य मीमांसा में करते हैं। सही और गलत के निर्णय का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? नीति शास्त्र। क्या सही है क्या गलत है, नीति शास्त्र हमको यह बताता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, प्रश्न है, कला, सौंदर्य और सौंदर्य अनुभूति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है?
तो कला, सौंदर्य और सौंदर्य अनुभूति का अध्ययन दोस्तों सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, शिक्षा की कौन सी शाखा विद्यालयों और संस्थाओं में दी जाने वाली नियोजित शिक्षा को मतलब कि नियोजित शिक्षा को कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा विद्यालय में सिलेबस पाठ्यक्रम होता है, एक डिसाइड समय होता है, एक डिग्री मिलती है, सब कुछ इसमें डिसाइड होता है पहले से। अनुभव, परिवेश और दैनिक जीवन में प्राप्त होने वाली शिक्षा कौन सी होती है? इसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो कहीं से कभी भी प्राप्त की जा सकती है। बी ऑप्शन। परिवार, मित्र, पड़ोस, मीडिया आदि से अनजाने में मिलने वाली शिक्षा कौन सी होती है? इसी को दोस्तों जो है क्या कहते हैं इसको, अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं इसी को, अनौपचारिक शिक्षा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निरौपचारिक नहीं, अनौपचारिक कहा जाएगा। ठीक है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन और शिक्षा के संबंध को किस रूप में माना गया है? दर्शन और शिक्षा को दोस्तों साधन और साध्य के रूप में माना गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षक के लिए दर्शन का क्या महत्व है? तो शिक्षक के लिए दर्शन का महत्व है शिक्षण विधि का चयन करने में सहायता करना। ठीक है। 20 नंबर, राष्ट्र निर्माण में शिक्षा और दर्शन की क्या भूमिका है? दोस्तों राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा और दर्शन की भूमिका है कि जागरूक, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट थे, बहुत ही जबरदस्त थे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, अगर आपको सभी यूनिट के नोट्स प्राप्त करने हैं ऐसे ही, ठीक है, तो आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। किस नंबर पर? 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना है आपको? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की दोस्तों फीस कितने रुपए की है? थर्ड सेमेस्टर की फीस मात्र और मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है। इसी 100 रुपए फीस में केवल इसका इस सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। कैसे फीस जमा कर? जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड इसके अंदर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपए फीस में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। मात्र 100 रुपए फीस में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में आपके लिए एक चीज और जानकारी देने की बात मैं करता हूँ, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, सभी विषय मिलेंगे और हर एक इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जैसे आपने पीछे देखे नोट्स, ऐसे ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपके लिए और तैयारी ये है दोस्तों, अगर आप थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करते हैं, 2 सेमेस्टर का वैसे फीस दोस्तों, एक सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, तो 2 सेमेस्टर कितना हो जाएगा? 200 रुपए फीस हो जाता है। लेकिन ये 200 रुपए फीस आपका नहीं लगेगा। एक सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, 2 सेमेस्टर का 200 रुपए, लेकिन दोनों का एक साथ फीस अभी अगर आप जमा करते हैं तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस। ठीक, कितने रुपए दोस्तों? 150 रुपए फीस में आपको 1 साल तक पढ़ाया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर पूरा और पूरा फोर्थ सेमेस्टर का आपको नोट्स मिलेगा प्रत्येक यूनिट का। आपको कहीं पर भटकना नहीं, ऑब्जेक्टिव लिखित किसी टाइप की परीक्षा हो, पूरा नोट्स आपको मिलेगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। कहीं पर आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ इकट्ठा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलने वाली है, मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, बीए करिकुलर को करिकुलर मास्टर ये भी आप ही के चैनल है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तुरंत एसएमएस करें। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन माध्यम से, जैसे आप समोसा खाते हैं मार्केट से जाकर के, आप जो है 10-20 रुपए पेमेंट करते हैं, ऐसे ही 100 रुपए आपको पेमेंट करना है। ठीक है, मात्र 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और को करिकुलर, सबसे बड़ी बात यह है कि को करिकुलर के पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलता है और उसका आंसर शीट भी साथ में रहता है। तो ये आपके लिए बड़े फायदेमंद रहता है। और विभिन्न विश्वविद्यालय पूछे गए तमाम सारे प्रश्न, लिखित, ऑब्जेक्टिव, सभी टाइप के प्रश्न, सभी सब्जेक्ट की तैयारी, सब कुछ आपको हो जाती है। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।